and talk about a very, very novel topic for doctors, breastfeeding. And good afternoon, colleagues and dear sisters. तो हम लोग तो डिलीवरी करके चले आते हैं एंड फिर उसके बाद इट्स द नर्सेज, द सिस्टर्स, द स्टाफ हु मैनेज द ब्रेस्ट फीडिंग. एंड ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स यू आर एक्चुअली वो आप कितने सारे बच्चों की जान बचा रही हैं बाय ब्रेस्ट फीडिंग. सो द फर्स्ट गोल्डन आवर हैज टू बी एक्चुअली यूटिलाइज्ड. तो क्या है 10 कमांडमेंट्स? WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 10 पॉइंट्स बनाए, रूल्स बनाए हैं. और वो उनमें से सबसे पहले रूल है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर इन द फर्स्ट आवर. फर्स्ट आवर को गोल्डन आवर कहते हैं. और गोल्डन आवर क्यों कहते हैं? फर्स्ट आवर में क्या ऐसी खास बात है? क्योंकि उस समय जो बच्चा होता है वो बहुत अलर्ट होता है. जबकि हम सोचते हैं कि बच्चे को शायद अब आराम की जरूरत है, तो वो सबसे ज्यादा अलर्ट होता है. उसकी सकलिंग रिफ्लेक्स, जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है, वो सबसे ज्यादा उस समय अच्छा होता है. तो इसलिए वो फर्स्ट गोल्डन आवर को यूज करना बहुत जरूरी है. इसके अलावा हमारे को एंटीनेटल पीरियड में, जैसे कि पेशेंट हमारी ओपीडी में आ रहा है, वैसे आ रहा है, इंडोर में आ रहा है, फॉर सम रीजन आप हमेशा शुरू से ही बताना शुरू कर दो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे आपके लिए गोल्डन आवर को यूटिलाइज करना है, चाहे आपका सिजेरियन हो, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो. हम आपको पोजिशंस बताते हैं, हम आपको लैचिंग बताते हैं, ताकि आपकी क्यों और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे. तो ये सारी बातें आप बताएंगे, तो उसको शुरू से आपने मोटिवेट कर दिया है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. और क्या चीज कर सकते हैं आप उनको ये बताएंगे कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है. पानी तक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ऑलरेडी काफी पानी है. तो इस वजह से पानी दे देंगे तो बच्चा कमजोर पड़ जाएगा, बल्कि उसका पेट भर जाएगा पानी से. और हम क्या करना चाहिए, हमें सब लोगों को एक ही पॉलिसी इस्तेमाल करनी है. फर्स्ट गोल्डन आवर यूटिलाइज होना है तो होना है, चाहे सी सेक हो, चाहे उसका वेजाइनल डिलीवरी हो. और उसको कोई फॉर्मूला फीड नहीं देनी है. जहां तक हो सके 95% बच्चों को फॉर्मूला फीड की जरूरत नहीं होती है. और हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड डे पे फॉर्मूला फीड देते ही देते हैं. तो इसलिए ये सब बातें WHO, यूनिसेफ, BPNI और अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं. इससे बेनिफिट क्या होगा माँ को? तो माँ को मतलब कि जब तक हम फायदे नहीं बताएंगे तब तक वो क्यों हमारी बात को फॉलो करेंगे. तो कहा जाता है, मतलब दिस इज अ रियल थिंग, कि ब्रेस्ट कैंसर से माँ बच सकती है अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेगी 6 महीने तक और 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहेगी. तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी और इन सब चीजों से वो बच सकती है. मतलब आजकल की तो माएँ ये चाहती है ना कि हम पतली हो जाएं फिर से, तो वो रोज की रोज 500 से 700 कैलोरीज स्पेंड कर रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा. तो उसके अलावा उनको ओबेसिटी से वो बच सकती हैं. और ऑफ कोर्स उनको पार्शियली कॉन्ट्रासेप्शन भी मिल जाता है. बच्चे को क्या फायदा होएगा इससे? बच्चे को डायरिया से बचा सकते हैं, निमोनिया से बचा सकते हैं. हम एटलीस्ट 45,000 एनुअल डेथ्स प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेंट्स में, अगर हम उनको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देते हैं. तो आप कितनी सारी जानें बचा पाएंगे, आप कितने सारे बच्चों को स्वस्थ और स्ट्रांग बना सकते हैं. क्योंकि बच्चों को माँ के स्तनपान से क्या क्या मिलता है, उसको इम्यूनिटी मिलती है, एंटीबॉडीज मिलती हैं. जो ये ब्रेस्ट मिल्क है, ये लाइफ चीज है. मतलब इसमें एंटीबॉडीज भरी हुई हैं, एंटीबायोटिक तक भरा हुआ, नेचुरल और इम्यूनोलॉजिकल. सो हम सब बात करेंगे अब पोजीशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की. भाई पोजीशंस क्या क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी. तो एक होती है जो सबसे नेचुरल पोजीशन होती है, वो होती है क्रेडल पोजीशन. अब तबस्सुम, सिस्टर तबस्सुम हमारी ये दिखाइए कि क्रेडल पोजीशन क्या होती है. ये वाली है, एक उसी तरफ के इन्होंने आर्म से बच्चे को सपोर्ट किया है और उसी तरफ के ब्रेस्ट से बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाया. दिस इज क्रेडल पोजीशन. आराम से बच्ची माँ पहले आराम से बैठेगी सीधी, और फिर उसके बाद वो नीचे तकिया लगाएगी सपोर्ट के लिए. वो नीचे को स्टूप नहीं करेगी माँ, और अपने निप्पल को उसकी तरफ नहीं ले जाएगी. बच्चे को जितना हो सकेगा ऊपर की तरफ लेके आएगी और तब जाके वो करेगी. और जैसे कि अभी अभी किसी सिस्टर ने बताया भी कि बच्चे का कान, कंधा और कूल्हा
एक लाइन में अलाइन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बच्चा ऐसे करके अगर दूध पिएगा तो वो थक जाएगा। जैसे हम लोग इन बातों की का ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये तो हो गई क्रेडल पोजीशन। फिर हो गई क्रॉस क्रेडल पोजीशन। इसमें क्या करती है माँ कि आर्म अगर उसने ये वाले पे उसने लिया तो ये वाले पे दो, इससे पकड़ा है बच्चे को, स्तन ये वाला है और ये वाला हाथ उसका फ्री हो गया है। तो इससे फायदा ये होगा कि वो अपने ब्रेस्ट को ठीक से पंप कर पाएगी, बच्चे की तरफ दूध को ले जा पाएगी, तो सपोर्ट मिलता है बच्चे को। ये क्रॉस क्रेडल पोजीशन हो गई। फिर इसके अलावा हम फुटबॉल पोजीशन के बारे में बात करते हैं। फुटबॉल पोजीशन इससे पहले फुटबॉल पोजीशन बहुत अच्छी है सिजेरियन सेक्शंस के बाद। पेट पे कोई जोर नहीं पड़ रहा, लेकिन कोई ना कोई उनको मदद करेगा बच्चे को मीडिया कोई। तो ये हो गई फुटबॉल पोजीशन। यहाँ पर बच्चे के माँ के पेट पे बिल्कुल जोर नहीं पड़ रहा। फिर लाइंग पोजीशन, करवट लेके माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है, दैट इज द बेस्ट पोजीशन। साइड टू साइड लाइंग पोजीशन हम सोचते हैं कि वो बच्चे के कान में कुछ पानी भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबसे बढ़िया पोजीशन होती है। सो ये हो गई डिफरेंट पोजीशंस। माँ सीधी लेटी है और बच्चा उसके ऊपर आता है छाती के, तो दैट इज अनदर वेरी गुड पोजीशन। इट्स कॉल्ड द ऑस्ट्रेलियन होल्ड पोजीशन। तो ये हो गई। अब हम आते हैं ये पोजीशंस के बाद लैचिंग पे। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। सबसे पहले तो हो गई पोजीशंस जो कि हमने देख ली हैं, और सेकंड चीज है लैचिंग। तो लैचिंग क्या होती है? प्रॉपर लैचिंग। अब ये समझ लीजिए कि ब्रेस्ट है और ये एरियोला है, ये निपल है। अधिकतर हम लोग ये सोचते हैं कि निपल को पकड़ लेगा बच्चा और वो ब्रेस्ट मिल्क ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लैचिंग का मतलब है कि बच्चे को पूरा का पूरा मुंह खुलवाना है उसका, और वो पूरा एरियोला 3/4 ऑफ द एरियोला अपने मुंह में डालेगा, और जो निपल है उसका वो निपल से नहीं चूसेगा, वो पूरे एरियोला से चूसेगा। जैसे कि वैक्यूम डिलीवरी कराते हैं तो वैक्यूम लगाते हैं, नेगेटिव सक्शन प्रेशर हम क्रिएट करते हैं, तो इसी प्रकार से जब वो पूरा का पूरा उसका मुंह खुलेगा तो वो एक वैक्यूम की तरह काम करता है, और वो जाके जो निपल है वो उसके हार्ड पैलेट पे जाके लगता है बच्चे के मुंह में और फेरिंग्स के बीच में, और जो एरियोला है वो है उसके लिप्स के आसपास और गम्स, और यहाँ से उसको अपनी टंग चलाता है वो और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रकार से वो वैक्यूम क्रिएशन से ब्रेस्ट फीडिंग करता है। दिस इज प्रॉपर लैचिंग। तो इस प्रॉपर लैचिंग को हम लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मदर सिटिंग नाइसली कंफर्टेबली, द फर्स्ट थिंग इज ब्रिंग द बेबी as nose to the mother's nipple। उससे क्या होता है, निपल अगर हम ब्रेस्ट पे लाएंगे तो निपल को अगर नोज के पास लाएंगे तो निपल से बच्चे को स्टिमुलेशन मिलता है, उसका रिफ्लेक्स जागृत होता है, और वो माउथ ओपन करता है, वो वाइड ओपन करता है अपनी माउथ को, और जब वो ऐसा करता है तो उस समय पूरा उसका एरियोला माँ का अंदर उसके जा सकता है। तो वंस ये लैचिंग हो गई वो स्टार्ट करता है, जैसे कि बताया गया है कि भाई 15 मिनट के लिए किया जाए। तो कारण क्या है पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग के? कभी तो इन्वर्टेड निपल होएगा, कभी सोर निपल होएगा, कभी क्रैक्ड निपल होएगा, और ये सारे के सारे जो क्रैक्ड और सोर निपल्स हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमने कभी उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग और लैचिंग ही नहीं सिखाई। तो क्या होता है कि वो निपल पे ही बच्चा चूसता रहता है और उस वजह से वो सोर हो जाते हैं और क्रैक हो जाते हैं। तो अगर प्रॉपर लैचिंग होगी तो कभी भी क्रैक और सोर नहीं होंगे, लेकिन अगर होते हैं तो माँ को निपल शील की जरूरत पड़ सकती है। मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क से उसे कटोरी चम्मच से दिया जाए जब तक कि हीलिंग नहीं होती। जहां तक इन्वर्टेड निपल का सवाल है, हम लोग कहते हैं कि निपल इन्वर्टेड है तो जी वो सिरिंज लेके उसको निकालो निपल को, तो उसकी जरूरत नहीं है। एक तो इन्वर्टेड निपल बहुत कम होते हैं, अगर वो लैच पूरा निपल ये एरियोला पे करेगा तो नेगेटिव प्रेशर से अपने आप ही निपल बाहर आएगा। अधिकतर निकल आता है, अगर नहीं निकलता तो फिर आप सिरिंज का कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरिंज से एक्चुअली निपल को ट्रॉमा हो सकता है थोड़ा, इस वजह से सिरिंज नहीं यूज करनी चाहिए। फिर आई बात, ये हो गई हमारी लैचिंग की बात। अब लास्ट है ब्रेस्ट फीडिंग क्यूज। तो कैसे पता चलता है कि बच्चा जो रो रहा है या बच्चा कब फीड मांग रहा है? तो उसके एक तो होती है फर्स्ट
अर्ली क्यूज, फिर होती है मिड क्यूज और फिर होती है लेट क्यूज। और मिड क्यूज मतलब ये तो हो गई अर्ली क्यूज, फिर मिड क्यूज कोई बताना चाहे?